आज हम पढ़ेंगे हिंदी वितान भाग 2 डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों के यातनागृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों व धारावाहिकों इत्यादि का निर्माण हो चुका है। यह डायरी डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ यंग गर्ल 1992 में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे पुराने आतंकवाद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। इस पाठ में लेखिका ने जर्मनी के नाजियों द्वारा दी गई यातनाओं का वर्णन किया है। लेखिका को नाजियों अर्थात डच सैनिकों का डर हमेशा लगा रहता था, यह अपनी डायरी में बताती है। यहाँ हम उस भयानक दौर को इतिहास की नज़र से नहीं बल्कि सीधे भोक्ता यानी कि जिस पर बीती हो उसकी नज़र से देखते हैं। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ है, हवाई हमले और पकड़े जाने का डर, 13 साल की उम्र में आने वाले सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन आदि सब कुछ अपने अनुभव को लेखिका बताती है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छुपकर अपने जीवन की रक्षा की। शासक ने गैस चैम्बर में फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छुपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वानदान दंपत्ति। बाद में एक और सदस्य आए, मिस्टर डसेल। कुल सदस्य 8 थे। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए और 1945 में इनकी अकाल मृत्यु हो गई। हम इस पाठ के सार को दिनांक वाइज, जिस दिनांक पुस्तक में दिया है उसी के अनुसार समझते हैं। लेखिका ने अपनी गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखी जो उसके अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। 8 जुलाई दिन बुधवार। इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन को एएसएस से बुलावा आता है। घर पर लोग गुप्त आवास में जाने की तैयारी करते हैं। एएसएस का अर्थ है अर्ध सैनिक संगठन सुल्ज स्टेफल। यह हिटलर के द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन दल था, अर्थात हिटलर की ओर से बुलावा था, अर्थात कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने का बुलावा। उस दिन 8 जुलाई को अपनी डायरी को संबोधित करते हुए एन कहती है कि किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद वर्षों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट गई है। अर्थात हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारा एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस दिन एक ऐसी सूचना मिली थी जिसके कारण घर में भय का माहौल था। एक एक दिन, एक एक पल बहुत भारी मालूम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि डच सैनिक कभी भी आकर मार्गोट को ले जा सकते हैं। रविवार को हुआ क्या था? रविवार को दोपहर 3 बजे नोटिस आया था एएसएस से, और ये बुलावे का नोटिस था। जब पत्र को खोलकर पढ़ा गया तो पता चला कि वह उसकी बड़ी बहन जो कि 16 साल की थी, मार्गोट,
उसके लिए बुलावा था। इस खबर को सुनकर सभी सहम गए, क्योंकि यातना शिविर में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, क्या व्यवहार किया जाता है, ये सब जानते थे। और पहले उनका प्लान था कि अज्ञातवास में 16 जुलाई को शिफ्ट होना है, लेकिन अब वे वहाँ से जल्द ही निकलने की सोची। सभी ने अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इन सभी में 7 लोग थे। मार्गोट, एन के माता पिता, मिस्टर वान और जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, और वान का बेटा पीटर। ये 7 लोग शुरुआत में थे। मिस्टर डसेल बाद में जुड़ गए थे। तो यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए यादें पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। तो अज्ञातवास कहाँ था, कैसा था, किधर था, इसके बारे में एन को और उसकी बहन को पता नहीं था। उन्हें सिर्फ ये कहा गया था कि जितना ज़्यादा सामान ले जा सको ले जाओ। तो उन्होंने अपने कपड़े जितने पहन सकते थे उतने ज़्यादा पहन लिए, और जो ज़रूरी सामान जिसको लगा वे पैक कर लिए। एन ने बताया कि उनका एक किराएदार था, गोल्ड स्मिथ, और उसके लिए उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उनकी जो बिल्ली है जिसे वे छोड़े जा रहे हैं उसे वे पड़ोसियों के यहाँ दे दें। यह रात एन की अपने ही घर में आखिरी रात थी। 9 जुलाई सुबह उन्हें अज्ञातवास के लिए निकलना था। 9 जुलाई को लिखे पत्र में उसने लिखा है कि सुबह सुबह वे सभी अपनी नई जगह की ओर चल पड़े। उन सब ने पीले रंग का सितारा लगाया हुआ था, क्योंकि पीला सितारा हिटलर के शासन में यहूदियों की पहचान थी। पीला सितारा उन्हें लगाना पड़ता था। इमारत के पास पहुंचकर एन ने जाना कि छुपने की जगह उसके पिता के ऑफिस ही है, ऑफिस के इमारत में ही है, और उसके पिताजी के ऑफिस में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे। बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेप वोस्कोविल था, उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्कोविल बेप के पिता और 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। कार्यालय अर्थात अज्ञातवास जाने के मार्ग में उनके माता पिता एन को बताते जाते हैं, धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान वे थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके फर्नीचर, कपड़े लत्ते वगैरह अपने फ्लैट से बाहर करते जा रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि 16 जुलाई को हम अज्ञातवास में चले जाएंगे, लेकिन अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ता था। और मार्गोट सुबह सुबह ही पहले से, माने एन और उसकी माता पिता से पहले ही मिएप के साथ अज्ञातवास में रवाना हो चुकी रहती है। उसके माता पिता उसको पहले ही भेज देते हैं मिएप के साथ। इस पत्र में एन किटी से कहती है कि मैं तुम्हें इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है, और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें तो एक और दरवाज़ा होता है, जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़कियाँ लगी हैं, और इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। इस प्रकार उसने किट्टी को पूरी इमारत की सैर करा दी और इसे अपना नया गरीब खाना कहा। 10 जुलाई दिन शुक्रवार को एन ने बताया कि इस दिन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ और बहन तो पूरी तरह थक जाती हैं, और एन और उसके पिता नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और वे भी बाद में पूरी तरह से थक जाते हैं। बुधवार को तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना कुछ परिवर्तन आ चुका था। शनिवार 28 नवंबर 1942 को वह बताती है कि
हम बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका राशन भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है, शायद हो सकता है वह कट भी जाए, हो सकता है कई दिन के लिए बिजली भी ना आए। तो इस बारे में पूरी चिंताएं इस खत में वो बता। एन के इस बात से हमें ज्ञात होता है कि वह एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वह अपने उम्र से ज़्यादा समझदार लड़की है। इस खत में वह अपने पड़ोसियों के बारे में भी बताई है, जैसे गुप्त आवास में जो भी पड़ोसी हैं आगे पीछे इधर उधर। तो एन को दिन के समय खिड़की से पर्दे हटाने की मना थी और रात के समय भी बिना रोशनी के पर्दे हटाकर बाहर देख सकती थी। ऐसे में दूरबीन लगाकर जिन घरों में रोशनी है वह झांका करती थी और पड़ोस के बारे में बताती है कि एक पड़ोसी परिवार डिनर कर रहा था और एक परिवार फिल्म बना रहा था, कोई दंत चिकित्सक अपना काम कर रहे थे। इस तरह से वह बताती है। अब वह मिस्टर डसेल के बारे में बताती है जो उनके साथ आकर रहने लगे थे। वे 8वें व्यक्ति थे। तो अब ये मार्गोट की जगह उनको दे दी है, अर्थात मार्गोट और एन एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब मार्गोट की जगह को मिस्टर डसेल को दे दिया गया है। तो वे एन के कमरे में ही रहते थे और वे अपनी बातें सुनाकर एन को बोर करते थे और साथ ही उसने बताया कि वे चुगलखोर भी हैं। मिस्टर डसेल चुगलखोर भी हैं। मिस्टर डसेल के बारे में बताती है कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है, वे उन्हें खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन प्रिय मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगता है। मिस्टर डसेल को इसलिए चुगलखोर कहती है कि वे एन की सारी रिपोर्ट अपनी मम्मी को दे देते हैं और अगर मिस्टर डसेल ने कोई उपदेश दिया है और उसको नहीं मान रही है एन, तो फिर मम्मी से उसे दोबारा डांट सुनना पड़ता है। असल में वहाँ के सभी लोग उसे एक नटखट लड़की ही समझते हैं। उसे आज तक कोई समझ नहीं पाए हैं। उसे अपनी उम्र के तरीके से ही सब समझते हैं। तो इस पत्र में वह कहती है कि हर तरह से जब किसी को दुत्कारा जाए, फटकारा जाए तो झेलना आसान काम नहीं है। यह कहकर वह अपने मन की बात अपने डायरी से कह रही है और वह कहती है कि इस तरह से बार बार उसकी बुराइयां बताना, उसकी कमियां बताना उसे अच्छा नहीं लगता। वह एक भावुक लड़की थी और साथ ही साथ उसने यह भी लिखा कि वह जब बिस्तर पर होती है तो वह अपने पापों के बारे में सोचती है, कमियों के बारे में सोचती है। वह खुद अपना आकलन करती है और वह पाती है कि मैं किस तरह से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं। वह समझ नहीं पाती है। वह स्वयं को बदलना चाहती थी ताकि लोग उसको समझें, उसकी बातों को समझें, उसके कार्यों को समझें। अब हम कह सकते हैं कि यह उसकी समझदारी का प्रतीक है, क्योंकि इस डायरी में वह कहती है कि मैं उन बातों पर ना हंस सकती हूँ ना रो सकती हूँ और अजीबोगरीब ख्याल से सो जाती हूँ। 19 मार्च 1943 दिन शुक्रवार लेखिका बताती है कि तुर्कों के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम परेशान हो रहे थे। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ ही भूमिगत लोगों को नुकसान होगा। उसने यह भी बताया कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर फैल रही थी, परंतु टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है और 1000 गिल्डर का नोट अवैध घोषित किए जा रहे हैं। सोचती है कि इससे भूमिगत लोग और अज्ञातवास में रहने वाले लोगों को परेशानी होगी और 1000 गिल्डर के नोट बेकार हो जाएंगे। इससे लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और समाज में चोरी जैसी समस्याएं पनपने लगेंगी। इसी पत्र में वह कहती है कि मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। इस पत्र में उसने हिटलर की घायल सैनिकों से बातचीत जो उसने रेडियो पर सुनी थी उसके बारे में बताया। उसने लिखा कि यह कार्यक्रम जैसे कठपुतलियों का खेल था। जिस तरह कठपुतलियाँ दूसरे के इशारे पर नाचती हैं, वहाँ घायल सैनिक जो भी बातें कर रहे थे वह पहले से सिखाई गई
बातें लग रही थी जो किसी और के इशारे पर कही गई थी, ऐसा उसका आशय था। जैसे कि एन लिखती है कि एक सैनिक बोलता है हिटलर के पूछने पर, वो कहता है कि मेरा नाम हेनरिक शॉपेल है। तो वह पूछता है आप कहाँ जख्मी हुए थे? तो सैनिक कहता है स्नालिन ग्राद के पास। तो वह पूछता है किस किस्म का घाव है यह? तो वह कहता है दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। तो इन बातों को रेडियो से सुनकर एन को लगता है कि यह रटे रटाया बात है, अर्थात कठपुतलियों का खेल है। माने हिटलर जिस प्रकार का सिखाया है वे लोग उसी तरह की रटी रटाए बात बोल रहे हैं। और घायल सैनिक ये दिखाने का, जख्मों को दिखाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हिटलर के सैनिक हैं और घायल हो गए हैं। माने बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, जितने ज़्यादा घाव उतने ज़्यादा गर्व। इस पत्र में लेखिका एक और घटना बताती है कि मिस्टर डसेल का साबुन ज़मीन पर गिर गया था और ये हो गया अचानक कि मेरा पैर उस पर पड़ गया और पूरा साबुन ही गायब हो गया, अर्थात वो फिसल कर चला गया। तो मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें, क्योंकि हर महीने युद्ध के समय अर्थात उस अज्ञातवास में उन्हें घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है, अर्थात उन्हें अभाव युक्त जीवन यापन करना पड़ रहा है। अगला पत्र उसने 23 जनवरी 1944 दिन शुक्रवार को लिखा। इस पत्र में उसने अपनी रुचियों के बारे में यहाँ बताया कि उसे किस प्रकार परिवार के वंश वृक्षों, राजसी परिवारों की वंशावली, उनकी तालिकाओं को जानने के बारे में खास रुचि हो गई है। और साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि उसे अपने प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें इकट्ठा करने का बहुत शौक़ था। मिस्टर कुकलर हर सोमवार को उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका के कॉपी लाकर दिया करते थे और घर के लोग तो इसे पैसे की बर्बादी मानते थे। बेप को रविवार को फिल्म देखने जाना होता था तो शनिवार को एन से फिल्म की समीक्षा सुन लिया करती थी, अर्थात वह बेप को पहले से ही फिल्म की समीक्षाओं को बताती जाती थी और नायक नायिकाओं के चरित्र के बारे में बताती जाती थी। तो इस बात पर एन की मम्मी उसे कमेंट करती थी, उस पर व्यंग करती थी कि जैसे बोलते हैं कि सारी बातों को पहले से जान लेती है। इस प्रकार एन को उसकी माँ व्यंग किया करती थी। चिट्ठी के अंत में बताया कि वह नए नए हेयर स्टाइल की शौकीन हो गई थी और हेयर स्टाइल ट्राई करती थी नया नया, और जब कोई नया केस सज्जा बनाकर निकलती थी तो घर के सारे लोग उसकी तारीफ़ करने की बजाय उस पर व्यंग कटाक्ष करते थे कि तूने उसकी नकल कर ली है और उस नायक नायिकाओं की नकल की है, उस फिल्म स्टार जैसा बन रही है। तो उस किशोरी बालिका का हृदय आहत हो जाता था। वह अपनी केस सज्जा को तुरंत ही बिगाड़ देती थी, अपनी पुरानी हेयर स्टाइल में आ जाती थी। इस घटना से हम यह जान सकते हैं कि घर में उसकी कोई परवाह नहीं थी, उसकी मनोस्थिति को कोई समझने का प्रयास नहीं करता था। किशोरी मन में उठने वाले नए उमंग, नया उत्साह, नया प्रयास को कोई जानने का प्रयास नहीं करता था। उसकी उपेक्षा की जाती थी, उसको सराहना नहीं मिलती थी कि तू कुछ नया कर, तूने कुछ नया किया। इस प्रकार कोई उसको नहीं बोलते थे। वह क्रिएटिव थी, रचनात्मक कार्य करती थी, लेकिन उसे हतोत्साहित किया जा रहा था। अगला पत्र है 28 जनवरी 1944 दिन बुधवार। मेरी प्यारी किट्टी, एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वांदान के बचपन की बातें सुननी पड़ती है। मिस्टर डसेल के किस्से सुनने पड़ते हैं, वही पुराने लतीफ़े। उसकी 5 लाइन पता होती हैं। उन्हीं बातों को, उन्हीं कहानियों को रोज़ रोज़ कहा जाता है, सुना जाता है। तो एन अपनी किट्टी से कहती है कि क्या तुमने कभी अपने आप को गाय समझा है? क्योंकि गाय अपने खाना को खा लेती है, उसके बाद बाकी समय
उसी की जुगाली करती रहती है। तो खाए हुए खाना को बार बार चबाती रहती है। तो हम लोग भी उसी प्रकार एक ही बात को रोज़ रोज़ दोहराते रहते हैं। इस पत्र में हम एन के मन की घुटन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी मनःस्थिति को समझ सकते हैं। अज्ञातवास में एक सीमित स्थान में वह रहती है और उन्हीं गिने चुने लोगों के साथ न चाहते हुए भी उसे रहना पड़ता है, उनकी बातों को सुननी पड़ती है। तो यही परिस्थितियाँ अब उसे परेशान कर रही हैं। वह ऊब गई है और अपनी उबाऊपन को किसी से भी नहीं कह सकती। वह लिखती है कि मैं मेज़ के नीचे कई बार अपने को खुद की चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ ताकि कहीं किसी को टोक न लूँ। अर्थात ये कहना चाहती है कि मैं बड़ों के सामने अपना गुस्सा न उतार दूँ कि यही बातें मत करो। तो ये पंक्ति उसकी मजबूरी को दिखाती है और साथ ही साथ इस पत्र में उसने यह भी बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अज्ञातवास में उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो हमें अपने अज्ञातवास में बड़ों की बातों को सुनकर रहना ही पड़ेगा। अगला खत है बुधवार 29 मार्च 1944। उसने खत में कहा कि किटी कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रहण किया जाएगा। यह खबर आते ही सब ने मेरी डायरी को पढ़ना चाहा, लेकिन इस अनाउंस के बाद बहुत गंभीरता से मैं डायरी में हर बात लिखने लगी थी, क्योंकि मेरा सोचना था कि मैं उस डायरी को छपवाऊंगी। बाकी खबर अच्छी नहीं है, सब कुछ बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती है। अर्थात शहर में चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। उसी रात को उनके घर में भी सेंधमारी की घटना हुई। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। उसने डायरी में यह भी बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी घरों की खिड़कियां तोड़कर चोरी करने के लिए घरों में घुस जाते हैं और अगर कोई घर में ना रहे तो 5 मिनट में पूरा घर साफ हो जाता है। उसे यह भी पता है कि ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 60.5 गिल्डर का मिलता है और मोची बहुत कम मरम्मत का काम कर रहे हैं और करते हैं तो 4 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। इस बीच जूता कहीं गायब भी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और यही वह कहती है कि बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं, अर्थात हिटलर के पक्ष में बहुत कम लोग हैं। अधिकतर डच लोग यहूदियों की मदद कर रहे हैं, उनके साथ उनका सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर चोरी बढ़ने का कारण यह भी है कि वहाँ पर 1000 गिल्डर का नोट अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। 11 अप्रैल 1944 दिन मंगलवार। इस पत्र में एन बताया कि गुड फ्राइडे के दिन वे मोनोपोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी यही खेल खेलते रहे और शनिवार को बहुत ज़ोरों का गोलाबारी हुई, मशीन गनें चल रही थी और रविवार को मेरे आमंत्रण पर पीटर मुझसे मिलने आया। पीटर जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन पीटर उसे दोस्त की तरह ही मानता था और पीटर और उसने मिस्टर डसेल के कुशन ले लिए थे, जिसके कारण उनमें झगड़ा हो गया था। अर्थात मिस्टर डसेल के साथ एन का झगड़ा हो गया था। पीटर और एन ने डसेल के बिस्तर में 2 कड़े ब्रुश घुसेल दिए। इस प्रकार दोनों शरारत करते रहे। बाद में झगड़ा हंसी मजाक में बदल गया। इस पत्र में उसने जिक्र किया कि एक ऐसी घटना जब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद पुलिस को उनके अज्ञातवास का पता चल गया है, लेकिन घर के पुरुष सदस्यों ने जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि पुलिस नहीं बल्कि सेंधमार थे। यह रात की घटना थी।
शहर में तो चोरियां बढ़ती जा रही थी। सभी औरतें यानी हम लोग डरे और सहमे हुए थे। हमारे चेहरों का रंग उड़ गया था। रात के 10 बजे थे। पीटर सीढ़ियों पर ही था। उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह देखता है कि गोदाम के दरवाजे में बाईं तरफ का आधा कांच टूटा हुआ है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मिस्टर वानदान ने फिर से कांच को लगा दिया। उन सबको लगा था कि पुलिस आ गई है और हम सब लोग डर गए थे। 13 जून 1944 दिन मंगलवार। एन लिखती है कि मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, कपड़े, 2 बेल्टें, 1 रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की किताब, मार्गोट की तरफ से सोने के ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट, मीठे मटर, मिएब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने की कापियाँ, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुलगर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज़ की 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता दिया। इस पत्र में वह लिखती है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और हालैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। कुछ ऐसे डच लोग भी जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं और उसके बुढ़ाते लाडों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। इसी पत्र में वह अपने बारे में सोचती है और बोलती है कि किट्टी, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार की चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले 2 लोग हैं, मिसेज वानदान और मिस्टर डिसिल। वे दोनों जड़ बुद्धि, मुझे ही जड़ बुद्धि समझती हैं। मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। वे दोनों मुझे अक्खड़ समझती हैं और मुझे 30 मार खां भी कहते हैं। मैं उतनी भी घमंडी नहीं हूँ। वे उन विषयों के बारे में ज़्यादा बोलती हैं जिसके बारे में मैं खाक भी अर्थात थोड़ा भी नहीं जानती। जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। अर्थात वो लोग जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करेंगे मुझे भी ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे ज़्यादा धिक्कारती हूँ। माँ के उपदेशों की पोटली बहुत भारी रहती है, इससे कैसी होगी मुक्ति? मुझे कोई नहीं समझता। मैं कई बार स्वयं को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ। कोई आए मुझे इससे उबारे, मेरी भावनाओं को समझे। अब तक कोई नहीं मिला ऐसा जिसकी तलाश मुझे जारी रहेगी। अर्थात यहाँ एन कहती है कि अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझे, मेरी क्रियाकलापों को समझे। मैं उतनी ही घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। इसी पत्र में वह पीटर के बारे में बताती है कि मैं पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हूँ किट्टी। मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी शक्ति है। मैं उसके पीछे प्रेम दीवानगी बनी रहती हूँ। 2 दिन उसे ना मिलूँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। पीटर अच्छा भला लड़का है, पर कई तरह मुझे वह निराश भी किया है।
जैसे धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में कई बातों में मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर हमने वादा किया है कि हम झगड़ेंगे नहीं। मैं जानती हूँ पीटर एक शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह अपने भीतर स्वयं को मुझसे क्यों छुपाता है, इसी बात में मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी तुलना में वह ज़्यादा घुन्ना है, अर्थात अपने मन की बात न बताने वाला। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। अब वह प्रकृति के लिए अपनी मन की अकुलाहट को बताती है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुए जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से न बांधा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे यहाँ आने के बाद मेरी सारी चीज़ें बदल गई। जैसे कि मैं यहाँ रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। वह आगे कहती है कि यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। मैं आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं इनकी ओर आशा की भावना से देखती हूँ और सारों बार यह भावना मुझे मेरे मन को भाव विभोर कर देता है। शांति पाने का रामबाण उपाय है प्रकृति की ओर निहारना। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, अर्थात उसके जैसा कोई उज्ज्वल नहीं है, उसके जैसा कोई श्रेष्ठ उपहार नहीं है। आज वह अपनी किस्मत को धिक्कार रही है कि वह प्रकृति को निहार नहीं पा रही है। एन कहती है कि कई प्रश्नों में से मुझे एक प्रश्न अक्सर परेशान करता रहता है कि संभवतः पुरुषों को औरतों से श्रेष्ठ क्यों समझा जाता है। क्योंकि शारीरिक रूप से वह सक्षम है, पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए वही करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदल चुकी है। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है। कई देशों में उन्हें बराबरी का भी हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ ही पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं को भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने क्या कसूर किया है? वे इससे वंचित क्यों रहें? उन्हें अपने हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को भी पूजा जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? आगे एन अपनी डायरी में लिखती है कि मौत के खिलाफ मनुष्य नामक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्म लेने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है, संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है,
वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मैं हमारे सामाजिक मूल्यों और पुरुष समाज की भर्त्सना नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना कर रही हूँ जो इस संसार में औरतों का योगदान और उनकी महानता को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एन मानती है कि आने वाले पीढ़ियों में यह मान्यता बिल्कुल बदल जाएगी। औरतों को उनका सम्मान और उनका अधिकार पूरी तरह से मिलेगा और उनके कार्यों की सराहना होगी। पाठ डायरी के पन्ने यहीं पर समाप्त होता है।